Hello friends. In last class we have discussed about the Dutch East India Company. In this class we are going to discuss the British East India Company जो इंडिया में आई थी. Now with these videos are important for BPSC, UPSC and UPPCS also. तो वैसे ये क्लासेस जो हैं वो यूपीएससी के लिए बनाई गई हैं, बट बीपीएससी एंड यूपीपीसीएस के लिए भी ये उतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सिलेबस सेम है. ईस्ट इंडिया कंपनीज फर्स्ट वॉयज शिप नेम्ड एज रेड ड्रैगन. द कमांडर ऑफ द वेसल वाज जेम्स लैंकास्टर. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है तो उसकी जो फर्स्ट वेसल का नाम होता है वो है रेड ड्रैगन, है ना, और the commander name is James Lancaster, but that is the name and the commander name is not that important. Just need to remember that Red Dragon was the ship name. अब दूसरी जो शिप आती है, अगली शिप, इट वॉज द विलियम हॉकिंस. एक कुकर भी आते हैं हॉकिंस के. विलियम हॉकिंस जो थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और इनकी फॉर बीइंग अ कमांडर ऑफ हेक्टर, इन्होंने मतलब हेक्टर नाम की शिप में ये आए थे. इट वाज दी विलियम हॉकिंस. और ये सबसे पहले कहाँ आए थे? इन्होंने सूरत में आके इन्होंने डॉक किया था. बट अगेन दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो पहली जो ऑफिशियल शिप हम मान सकते हैं, इट वाज द फर्स्ट कंपनी शिप जो थी वो थी ये हेक्टर नाम की शिप, और जिसको चला के लेके आए थे विलियम हॉकिंस. अच्छा, विलियम हॉकिंस के साथ मेरी बाद में फ्रेंडशिप हो चुकी थी. आई वाज अ गुड फ्रेंड ऑफ विलियम हॉकिंस एंड ही वाज अ गुड मैन, है ना, क्योंकि वो उस टाइम पे ट्रेड करने आए थे. तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का ऐसा नहीं था कि ये हम पे अल्टीमेटली राज करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे ट्रेड करने ही आए थे. अब 1608 में ये डॉक करते हैं सूरत में. आगे क्या होता है? 1608 में विलियम हॉकिंस ने मुझे पूछा कि अब जो है कंपनी का ट्रेड आगे कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ब्रिटेन के बीच में और ब्रिटिश के बीच में और पोर्चुगीज के बीच में आपस में कंपटीशन चल रहा था. पोर्चुगीज का राज था, कंट्रोल था, उनका ही पूरा कंट्रोल था ट्रेड पे, इस एरिया के ट्रेड पे. तो इसलिए अब वो ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम कर रहे थे ट्रेड करने में. उनको वो ट्रेड नहीं मतलब करने देते थे, उनको प्रॉब्लम क्रिएट करते थे उनके लिए. तो अब जो है विलियम हॉकिंस मुझसे पूछता है कि भाई अब मुझे ये बताओ कि हम कैसे अपने ट्रेड को इंडिया में बढ़ाएं. मैंने उसको एक सिंपल सा सुझाव दिया. मैंने कहा हॉकिंस आप एक काम करो, उस टाइम पे मुगल एम्परर हुआ करते थे जहांगीर. तो मैंने उनसे कहा कि आप जहांगीर के कोर्ट में जाओ और वहाँ से परमिशन लेके आओ सबसे पहले कि हमें एक फैक्ट्री सेटअप करनी है सूरत में. अब विलियम हॉकिंस चल दिए जहांगीर के कोर्ट में. बड़े दिनों बाद वो जहांगीर के कोर्ट में पहुंचे, क्योंकि बीच बीच में पोर्चुगीज ने पूरी कोशिश करी कि विलियम हॉकिंस को रोक दिया जाए, उनको जहांगीर के कोर्ट तक नहीं पहुंचने दिया जाए. बट वो अल्टीमेटली कैसे ना कैसे करके जहांगीर के कोर्ट में पहुंचते हैं. मैं भी उनके साथ ही था, है ना. तो बहुत सारे अटैक भी हुए हमारे पे पोर्चुगीज के द्वारा. जब जहांगीर ने देखा कि विलियम हॉकिंस अपने साथ इतने सारे गिफ्ट लेके आए हैं, जहांगीर उस टाइम पे राजाओं को होता ही था लालच की, क्या भाई क्या क्या नई चीज़ लेके आए हैं, ये बाहर से आए तो क्या नई चीज़ लेके आए होंगे हमारे लिए. विलियम हॉकिंस को जब उन्होंने देखा कि बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए हैं तो उन्होंने उसको अच्छे से रिसीव किया. बट उन्होंने हॉकिंस को कोई भी परमिशन नहीं दी ट्रेड करने की या फैक्ट्री खोलने की. उसका रीज़न ये था क्योंकि जो जहांगीर था, जहांगीर पे प्रेशर बनाते थे पोर्चुगीज़, क्योंकि पोर्चुगीज़ जहांगीर को भी मदद करते थे ट्रेड करने में, या पोर्चुगीज़ की वजह से जहांगीर को भी बहुत फ़ायदा हो रहा था ट्रेड में. तो पोर्चुगीज़ का दबदबा था जहांगीर के कोर्ट में. तो वो किसी बाहर की और कोई कंपनी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उनको एंटर नहीं करने देती थी, या जहांगीर को प्रेशराइज करते थे कि इनको जो है आप फैक्ट्री ना खोलने दें. जहांगीर ने हॉकिंस को अच्छे से रिसीव किया, बट उसने कोई उसको परमिशन नहीं दी कोई फैक्ट्री खोलने की. और जहांगीर ने हॉकिंस को एक अच्छा सा नाम दिया, दैट इज़ इंग्लिश खान. इवन हॉकिंस की शादी भी करवाई थी उन्होंने किसी से, अपने दरबार के किसी
बड़े अधिकारी की बेटी से उसकी शादी करवाई थी और उसको नाम दिया इंग्लिश खान। अब क्या होता है, अब देखते हैं आगे। जहांगीर से तो उनको कोई परमिशन नहीं मिली, बट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक छोटी सी फैक्ट्री खोल ली थी आंध्र प्रदेश में। एक्चुअली ये फैक्ट्री नहीं थी, छोटी सी, मतलब वहाँ पर आउटपोस्ट टाइप उन्होंने खोली और वहाँ से वो ट्रेड करना उन्होंने शुरू किया था 1611 में। तो ये याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड अ फैक्ट्री एट मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, जो लगभग 1611 में। ये टाइम आपको याद रखना है क्योंकि क्रोनोलॉजी में यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, क्रोनोलॉजी में के से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। अब क्या हुआ, जब पोर्चुगीज ब्रिटिशर्स को परेशान कर रहे थे तो अगेन ब्रिटिशर्स मेरे पास आते हैं और मेरे से पूछते हैं भाई क्या किया जाए, अब हमें सजेशन दो कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा भाई पहले हमें सबसे पहले इन पोर्चुगीज को भगाना पड़ेगा, इनको पीटना पड़ेगा, तभी जाके हम मतलब यहाँ इंडिया में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं। तो पोर्चुगीज ने खुद ही गलती करी और उन्होंने ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया था। पोर्चुगीज फ्लीट एट स्वैली मतलब सूरत में was defeated by British under the captain Thomas Best in 1612 and English built their factory at Surat in 1613। तो एक्चुअली पहली फैक्ट्री जो मानी जाती, जो जिसको हम फैक्ट्री कह सकते हैं, वो सूरत में खोली जाती है 1613 में बाय ब्रिटिश। और वो भी कब खोली जाती है, जब उन्होंने पोर्चुगीज को खदेड़ दिया, उन्होंने पोर्चुगीज को मार दिया और तब जाके उन्होंने सूरत में फैक्ट्री खोली। जब एक्चुअली उन्होंने पोर्चुगीज को पीटा तो तब जाके जहांगीर उनसे बड़ा इंप्रेस होता है और उनको परमिशन दे देता है कि आप सूरत में जाके अपनी फैक्ट्री खोल सकते हैं। तो ये यहाँ पर ऐसा होता है। अब ब्रिटिशर्स बड़े खुश थे मेरे से, बिकॉज जो भी मैं उनको सलाह दे रहा था वो काम आ रही थी, है ना। अब क्या हुआ, अब एक और बंदा आता है ब्रिटेन से जिसका नाम है सर थॉमस रो, और वो मुगल एम्परर जहांगीर को दोबारा मिलने जाता है लगभग 1615 में। The purpose of his visit was to seek permission to trade and open factories in different part of the empire, कि हमें अपना ट्रेड फैलाना है ना। और ये जो थॉमस रो थे, एक्चुअली ये मुझसे सबसे पहले जो भी ब्रिटेन से आता था मेन बंदा, तो वो पहले मुझसे मिलता था, पर थॉमस रो ने ऐसा नहीं किया। थॉमस रो सीधा जो है वो मुगल एम्परर जहांगीर के पास पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनको कन्विंस करने का ट्राई करते हैं कि हमें जो है परमिशन दी जाए, हम आपके एम्पायर में बहुत सारी फैक्ट्रीज खोलना चाहते हैं और अपने ट्रेड को बढ़ाना चाहते हैं। अब क्योंकि जहांगीर के ऊपर से जो प्रेशर बनाते थे पोर्चुगीज वो हट चुका था, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि जहांगीर बड़ा ही इम्प्रेस हुआ था जब पोर्चुगीज को हराया था इंग्लिश ने। तो अब जो है जहांगीर उनको फैक्ट्रीज खोलने को परमिट कर देगा और ईस्टर्न इंडिया में द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन पिपली इज इन उड़ीसा, ये वाला एरिया। पिपली में उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री खोली एंड इट वाज इन 1633। 1633 में पहली ईस्टर्न कोस्ट पे, पहले ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया पे पहली फैक्ट्री खोली थी इंग्लिश ने, दैट इज इन पिपली। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है। द पोटेंशियल क्वेश्चन कैन बी हियर फ्रॉम हियर ओनली, है ना, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो रिमेंबर, है ना, उस टाइम पे तो मुझे पता नहीं था कि एक दिन यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 1633 तक आते आते लगभग 35 साल का हो चुका था। और 35 साल तक जब मैं हो चुका था, अभी भी मैं ब्रिटिश के साथ काम कर रहा था, तो ब्रिटिशर्स ने मुझे फिर से पूछा कि कौन सी अच्छी जगह रहेगी, सही जगह रहेगी अपनी फैक्ट्री खोलने की। तो मैंने उनको ये सजेशन दिया था कि पिपली उड़ीसा में आप जो है अपनी फैक्ट्री खोलिए। वहाँ पर ट्रेड फ्लोरिश कर रहा था उन दिनों में, बहुत अच्छे से ट्रेड हो रहा था और ईजी ट्रेड यहाँ पर हो सकता था। तो उन्होंने उड़ीसा में अपना फैक्ट्री खोली पिपली में। अब जब ब्रिटिश धीरे धीरे ट्रेड करने उन्होंने शुरू कर दिया तो वो बहुत खुश हुए मेरे से, और उन्होंने अगेन मेरे से सजेशन लेने आए कि भाई अब हमें बताओ कि अब क्या किया जाए, मतलब अपने ट्रेड को, अपने आप को कंसोलिडेट, या हमें कल को कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रेड करने में, अब हम ऐसा क्या करें। तो मैंने उनको बताया आप जो है फोर्ट्स बनाना शुरू करो।
तो उन्होंने कहा कैसे फोर्ट्स, भाई ऐसे राजाओं वाले फोर्ट्स तो हम बना नहीं सकते, राजा को शक हो जाएगा। मैंने कहा कुछ मत करो, जो आपकी फैक्ट्री है उसके चारों तरफ आप क्या करना, वॉल बनाना शुरू करो, एंड दैट विल बी योर फोर्ट। तो पहला उन्होंने फोर्ट बनाया था, दैट इज फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो आपको याद रखना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले नंबर पे आता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो इंग्लिश ने बनाया था। दैट दिस ऑल्सो कैन बी द पोटेंशियल क्वेश्चन। फोर्ट सेंट जॉर्ज वॉज द फर्स्ट फोर्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया एंड इट वॉज बिल्ड इन द 1644 इन मद्रास। तो मद्रास में उन्होंने पहला फोर्ट बनाया था और वो बनाया था 1644 में, दैट इज द फोर्ट सेंट जॉर्ज। आपको ये याद रखना है, ठीक है। एक्चुअली फोर्ट सेंट जॉर्ज जब उन्होंने बनाया था तो उन्होंने इसका जो उद्घाटन करने के लिए जो है मुझे भी बुलाया था कि आप भी जो है इसका उद्घाटन करने के लिए आएँ, आप भी जो है हमारे वन ऑफ द चीफ गेस्ट होंगे। तो मैं भी वहाँ पर चीफ गेस्ट बन के गया था। अब क्या हुआ, अब होता यह है कि ब्रिटिशर्स जब एक्सपैंड कर रहे थे तब उनको लगा कि अब जो है हमें जो है इंडिया में बहुत जो कीमती है वो है ज़मीन, वो है लैंड, और उन्होंने अब लैंड खरीदनी शुरू कर दी। अच्छा, उन्होंने लैंड खरीदनी शुरू करी, बट ये सजेशन मैंने उनको नहीं दिया था, ये सजेशन जो है उनको उनके ही एक ऑफिसर ने दिया था। तो सबसे पहले उन्होंने एक लैंड खरीदी जिसका नाम है आज उसको चेन्नई भी कहते हैं, दैट इज नेम द चंद्रगिरी, ठीक है। तो चंद्रगिरी लैंड खरीदी। चंद्रगिरी लैंड उन्होंने किन से खरीदी, तो एक वहाँ के जो रंगराया सिक्स थे, उनके एक गवर्नर थे, लोकल गवर्नर, है ना, ही वॉज द लोकल गवर्नर ऑफ दैट एरिया, और उनसे उन्होंने कुछ विलेजेस खरीदे, ठीक है। तो उनका जो ये गवर्नर थे उनका नाम है दामरला वेंकाद्र नायकू, है ना। और उन्होंने इनको जब ये विलेजेस बेचे तो उन्होंने कहा इस एरिया का नाम जो है आप मेरे दादाजी के नाम पे रखोगे। उनके दादाजी का नाम था दामरला चन्नप्पा नायकू। तो उन्होंने कहा था कि मेरे दादाजी के नाम पे इस एरिया का नाम रखोगे तब जाके मैं आपको ये जो है ज़मीन बेचूंगा। ये लैंड का पूरा जो एरिया, ये पट्टा, एक लंबी सी पट्टी उन्होंने लैंड की खरीदी थी, वो जो मैं आपको तभी बेचूंगा जब आप मेरे दादाजी के नाम पे इसको इसका नाम रखोगे। तो उन्होंने वो खरीदी और फिर वहाँ से ट्रेड करना शुरू किया। तो आपको याद रखना है, उसका नाम आज चेन्नई भी बुलाते हैं उसको, चंद्रगिरी, है ना। चेन्नई नाम चन्नप्पन नायकू से फिर चेन्नई भी निकला है, तो ये याद रखना आपको। अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने एक्सपैंड करना शुरू किया। तो जब उन्होंने एक्सपैंड करना शुरू किया तो with that Madras was the first municipal corporation get up in India in the year 1688। तो 1688 में पहला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाया गया। तो कॉमनवेल्थ जितने भी नेशंस है उसमें से सबसे पहला जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो है मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था 1688 में। उस टाइम पे मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और जब मैं देखा कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बना रहे थे तो इट वाज न्यू थिंग फॉर अस, है ना। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमारे लिए बहुत नई चीज़ थी। तो एक ब्रिटिश ऑफिसर मेरे अच्छे दोस्त हुआ करते थे, तो मैंने उनसे पूछा कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या है और वो क्यों बना रहे। तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया कि भाई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने से हम इससे पूरी मद्रास सिटी को अच्छे से चला पाएंगे, इसका रखरखाव कर पाएंगे, इसको डेवलप कर पाएंगे, ठीक है। तो 1688 में मेरी उम्र काफ़ी हो चुकी थी, मैं बूढ़ा हो चुका था। अब मैं रिटायर होने के टाइम पे आ चुका था, उतनी उम्र हो चुकी थी मेरी, है ना। तो एक चार्टर इशू किया था किंग जेम्स सेकंड ने 13 दिसंबर ऑफ 1867, और उस चार्टर के द्वारा उन्होंने कॉर्पोरेशन बनाए, दैट इज कॉर्पोरेशन ऑफ मद्रास। इट वॉज द ओल्डेस्ट म्युनिसिपल बॉडी ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ द नेशन आउटसाइड ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन के बाहर ये सबसे पुरानी म्युनिसिपल बॉडी है ना, कॉमनवेल्थ नेशन। जो जहाँ कॉमनवेल्थ नेशन कौन होते हैं, जहाँ पर भी ब्रिटिशर्स का राज रहा है, जिन जिन देशों में जिन जिन जगहों पे ब्रिटिशर्स का राज रहा है उनको कहते हैं कॉमनवेल्थ नेशन। तो वहाँ पर ये सबसे पुरानी म्युनिसिपल बॉडी है, और ये जो है एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस पे पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है। इन 1651 इंग्लिश गॉट परमिशन टू ट्रेड इन हुगली इन बंगाल। तो अब वो हुगली तक आ चुके हैं बंगाल में, और हुगली को उन्होंने क्या बनाया अपना मेन सेंटर ऑफ इंग्लिश कंपनी। तो अब जो है वो बंगाल में एंटर कर चुके थे लगभग 1651 में,
और उन्होंने हुगली को अपना मेन सेंटर बनाया था। हुगली को एक्चुअली उन्होंने हुगली में ट्रेड करने का परमिशन उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल से लिया था। और उस टाइम पे नवाब ऑफ बंगाल हुआ करते थे सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन एंड गुड फ्रेंड ऑफ माइन ऑल्सो, मेरी बहुत अच्छे रिलेशन थे सुजाउद्दीन से भी, मतलब मेरी बोलचाल थी और वो मुझे काफ़ी फ्रेंडली इंसान हुआ करते थे वो। और उन्होंने कंपनी को जो है राइट टू ट्रेड करना, ट्रेड उनको दिया एंड उनको बोला कंपनी को कि आप कुछ मुझे ड्यूटी पे करेंगे और मैं आपको यहाँ पर ट्रेड करने को परमिट कर रहा हूँ। कंपनी और मेरे बीच में अभी भी अच्छे रिलेशंस थे। तो मैंने जो है सुजाउद्दीन को एक्चुअली इस हुगली में ट्रेड करने के लिए सुजाउद्दीन से बात करी और उनको कन्विंस किया कि ठीक है, ये जो ब्रिटिशर्स हैं ये अच्छे लोग हैं एंड ये जो हैं अभी बस ट्रेड करने के लिए ही यहाँ पर आ रहे हैं। क्योंकि सुजाउद्दीन थोड़े उनको डाउट होता था कि मतलब कहीं ये गड़बड़ ना कर दें यहाँ के ब्रिटिशर्स, या है ना कुछ वो है ना करप्ट प्रैक्टिसेस ना शुरू कर दें। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, ये जो है अच्छे लोग हैं एंड आप इनको ग्रांट करिए, आप परमिशन इनको ग्रांट करिए, और उन्होंने उनको परमिशन दी। अब बात उन दिनों की है जब स्पेन और पुर्तगाल के बीच में लड़ाई चल रही थी। मैं ब्रिटिशर्स के साथ ही काम कर रहा था। तो एक दिन ब्रिटिश के एक ऑफिसर ने मुझे बोला कि आप एक काम कीजिए, आपको एक पार्टी हम दे रहे हैं, मतलब आप एक पार्टी में आना है आपको मेरे साथ। मैंने कहा, तो मैंने उनसे पूछा कि किस चीज़ की पार्टी है। तो वो कहते हैं कि जो हमारे प्रिंस हैं उनकी शादी हुई है। और मैंने पूछा किससे हुई है, तो वो बताते हैं कि पुर्तगाल की प्रिंसेस के साथ हुई है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि भाई मतलब ब्रिटिशर्स और पोर्चुगीज़ की तो बनती नहीं थी, तो फिर ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, मतलब शादी कैसे हो रही है। तो फिर उसने मुझे बताया कि क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल की लड़ाई चल रही है, तो पुर्तगाल ने हमें जो है ब्रिटिशर्स को एक ऑफ़र दिया है। उन्होंने ऑफ़र दिया है कि आप जो है हमारी सहायता कीजिए लड़ाई में, और हम जो है मतलब एक मैट्रिमोनियल अलायंस बना देंगे, मतलब है ना शादी के द्वारा जो अलायंस बना देंगे। तो इन्होंने जो है शादी करवा दी प्रिंस की इस प्रिंसेस के साथ। और उसी चीज़ में डॉवरी जो है उन्होंने दी अपनी, मतलब पुर्तगाल के राजा ने डॉवरी में बॉम्बे को दे दिया, किसको, इंग्लिश को। तो ब्रिटिशर्स को बॉम्बे फ्री में मिल गया बाय पुर्तगाल, जो कि उन्होंने एज अ डॉवरी उनको दिया था। इससे ब्रिटिशर्स की पोजीशन इंडिया में बहुत मजबूत भी हो गई थी, क्योंकि बॉम्बे वाज अ रिच प्रोविंस एट दैट टाइम, और काफ़ी ट्रेड से काफ़ी फ्लॉरिश कर रहा था बॉम्बे। तो इससे ब्रिटिशर्स का जो फुट होल्ड था इंडिया में वो काफ़ी स्ट्रांग हो गया। बीच में ब्रिटिशर्स ने एक गलती भी कर दी थी बहुत बड़ी, वैसे तो मैंने उनको बचा लिया था उस गलती से, बट हुआ ये था कि एक सर जॉन चाइल्ड आया था, ही वाज द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एट दैट टाइम। और मैं इसको बच्चा कहता था। बच्चा क्यों कहता था? क्योंकि ये जो है बच्चों वाली हरकतें करता था, दिस गवर्नर। उसने क्या किया, उसने ले लिया जो मुगल एम्परर उस टाइम थे औरंगजेब से पंगा। औरंगजेब वॉज द स्ट्रांग रूलर। औरंगजेब से पंगा जब उन्होंने ले लिया तो औरंगजेब ने इनको बहुत बुरी तरह मारा, है ना। एक्चुअली ही वॉज द गवर्नर, ऑफिशियल गवर्नर नहीं था, बट ही वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश सेटलमेंट इन इंडिया। ठीक है, दिस चाइल्ड, ठीक है, सर जॉन चाइल्ड। तो इन 1689 एक लड़ाई उन्होंने शुरू कर दी अगेंस्ट मुगल एम्परर औरंगजेब, एंड इन दिस वॉर ब्रिटिशर वर एक्सपेल्ड बाय द औरंगजेब। बहुत बुरी तरीके से बेटा, एक्चुअली इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया औरंगजेब को। मैंने इनको समझाया था, जब चिल्ड जो है औरंगजेब पे अटैक करने वाला था, तो मैंने उसको समझाया कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि औरंगजेब की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग है इंडिया में और आप उसको हरा नहीं पाएंगे। बट इसने जो है अटैक कर दिया और औरंगजेब ने इनको बहुत पीटा उस टाइम पे। और उसके बाद क्या हुआ, इन 1619 कंपनी ने एक एनवॉय भेजा औरंगजेब को, और वहाँ पर उन्होंने उनसे माफ़ी मांगी औरंगजेब से। और एक्चुअली ये जब इन्होंने एनवॉय भेजा था तो मैं भी उस एनवॉय के साथ गया था, क्योंकि औरंगजेब के कुछ ऑफिशियल्स हुआ करते थे, उनसे मेरी अच्छी पहचान थी, है ना। तो उन्होंने मुझे भेजा और
फिर औरंगजेब ने वहाँ पर डिमांड रखी कि आप हमें जो है कुछ इंडेमनिटी दे, कुछ आप भरपाई करें, और प्रॉमिस किया उन्होंने। औरंगजेब ने उनको बोला कि प्रॉमिस कीजिए कि आपका बिहेवियर जो है फ्यूचर में जैसा इस टाइम आपने किया वैसा नहीं होगा, आप जो है प्रॉपर बिहेव करेंगे, आप अच्छे से बिहेव करेंगे। और फिर उन्होंने अपने जो अपने आप को रीस्टैब्लिश किया था बॉम्बे में, है ना, और एक न्यू बेस उन्होंने कलकत्ता में भी बनाया। बट अगेन इसमें से क्या याद रखना आपको कि जो चिल्ड्स वार है, चिल्ड्स वार वर फॉट बिटवीन औरंगजेब एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। अब इतना ही इसमें से है। अब क्या हुआ, अब उन्होंने एक अच्छा दोबारा एक काम किया, वो है फोर्ट सेंट डेविड बना के। फोर्ट सेंट डेविड उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बनाया नियर कडलूर, है ना। प्रीवियसली इट वॉज अ मराठा प्रॉपर्टी बट वॉज सोल्ड बाय द मराठा टू ब्रिटिश इन 1690। तो 1690 में ब्रिटिशर्स ने मराठा से उनकी एक प्रॉपर्टी खरीदी, विच इज़, और उसमें एक फोर्ट बनाया, दैट इज़ फोर्ट सेंट डेविड। और आपको याद रखना कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सेकंड जो है फोर्ट है, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, अब टाइम आता है 1691 का। 1691 का टाइम है जब मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, मैं काफ़ी बूढ़ा भी हो चुका था। तो मेरे एक रिलेटिव ने, मेरे एक अच्छे रिलेटिव एंड वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को औरंगजेब ने जो है बंगाल में बिना कोई ड्यूटी पे किए, है ना, वहाँ पर उनको ट्रेड करने के लिए अलाउ कर दिया। तो जब मैंने ये सुना तो अब मुझे लगा ये औरंगजेब ने गलती कर दी है। इसका कारण ये था क्योंकि औरंगजेब ने तो बोल दिया था कि आप बंगाल में जाके बिना ड्यूटी पे करे आप ट्रेड कर सकते हैं, बट उस टाइम तक औरंगजेब जो है वो डेक्कन में फंसा हुआ था, और जो प्रिंसली पावर्स थी, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो छोटे छोटे जो स्टेट्स थे, वो अपना मतलब उन्होंने अपने पावर्स को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था। तो जो गवर्नर औरंगजेब ने बिठा रखे थे बंगाल में, उन्होंने भी अपने आप को कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया था, और वहाँ पर उन्होंने मतलब वो औरंगजेब के जो फरमान थे उनको मानने से मना करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो ये मेन कारण था जिसकी वजह से अब फाइट होगी बिटवीन दी दिस बंगाल नवाब एंड ब्रिटिशर्स, क्योंकि मुगल एम्परर ने तो फरमान जारी कर दिया है, बट अब जो बंगाल में नवाब, जो नए नवाब जी आएंगे, वो कहेंगे कि अब जो है हम इंडिपेंडेंट हैं और आप हमें ड्यूटी पे करिए, हम जो है मुगल की सुजरनिटी को नहीं मानते, आप हमें ड्यूटी पे करेंगे, बट इंग्लिश नहीं मानते, और जिसकी वजह से अब लड़ाई शुरू होगी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड दिस बंगाल नवाब। कोलकाता एज ए सिटी को बनाने का श्रेय भी जो है वो ब्रिटिशर्स को ही जाता है। उन्होंने 3 गांवों को खरीदा जिनका नाम है सुतनौती, कालिकता एंड गोविंदपुरा, और इन 3 विलेजेस को जोड़ के उन्होंने नया शहर बनाया, दैट इज कोलकाता। सो कोलकाता वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जिंग 3 विलेजेस, दैट इज सुतनौती, कालिकता एंड गोविंदपुरा। इन 1698 चार्ल्स अय्यर एक्वायर्ड द जमींदारी राइट्स। तो चार्ल्स अय्यर ने ये जो ज़मीन थी एक लैंडलॉर्ड से खरीदी थी। द लैंडलॉर्ड नेम इज सवर्णा राय चौधरी, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट सतनौती, कालिकता एंड गोविंदपुरा इज रिलेटेड टू कलकत्ता सिटी, कलकत्ता शहर, दैट्स इट। इतना अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दैट सतनौती, कालिकता एंड गोविंदपुरा द विलेजेस रिलेटेड टू एंड द टर्म्स रिलेटेड टू व्हाट। तो ये रिलेटेड कलकत्ता सिटी से हैं, दैट्स इट, ओके। तो ये उस टाइम पे हुआ। तो अंग्रेज लोग मेरे से हमेशा सजेशंस लेते रहते थे, और एक सजेशन मैंने जो उनको कहा था कि एक बात जो आप गांठ बांध के रखें कि आपको फोर्ट्स बनाते रहने हैं, जिससे आपकी जो प्रेजेंस है, जो आपके जो आपकी पावर है वो स्ट्रेंथन होगी, इन द सेंस दैट आप की अगर फोर्ट रहेगा तो आप सिक्योर रहेंगे, सिक्योरिटी थ्रेट नहीं रहेगा आपको। तो उन्होंने एक और फोर्ट बनाया, दैट इज फोर्ट सेंट विलियम। सो इट वाज बिल्ट इन 1700s बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द सुपरविजन ऑफ
John Goldsberg, Sir Charles Ayer started construction near the bank of the river Hooghly, but that is not important. Just need to remember कि ये इनका 3rd नंबर का फोर्ट है, that is the Fort Saint William, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा that will be on the chronology of the establishment of these forts. Okay, तो वो फोर्ट्स की establishment पे chronology पे क्वेश्चन बनेगा, अदरवाइज वैसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. या मैच करने के लिए पूछा जा सकता है कि पोर्चुगीज का कौन सा फोर्ट है, ऐसे डच ने कौन सा फोर्ट बनाया एंड इंग्लिश ने कौन सा फोर्ट बनाया. तो मैचिंग के लिए ये क्वेश्चन, मैचिंग के क्वेश्चन पे पूछे जा सकते हैं यूपीएससी. ओके, सो ये था फोर्ट सेंट विलियम. बात उन दिनों की है जब मुगल एम्परर औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी और नए जो राजा बने थे, एम्परर बने थे, वो थे फारुख सियार. अब फारुख सियार को एक बीमारी हुई और उस बीमारी को क्योर किया था विलियम हैमिल्टन ने. तो ये नाम इंपॉर्टेंट है, विलियम हैमिल्टन, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. अब फारुख सियार जी इस बात से बहुत खुश होते हैं और वो एक बहुत बड़ी गलती, बहुत एक बड़ा ब्लंडर कर देते हैं. उन दिनों में फारुख सियार के कोर्ट में ही हुआ करता था. मैं उनका एक दरबारी था और यहाँ पर उनके दरबार में जो है काम करता था. तो फारुख सियार ने गलती ये करी कि फारुख सियार ने अंग्रेज़ों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान इशू कर दिया. अब वो था फरमान ऑफ राइट टू रिजाइड एंड ट्रेड इन मुगल किंगडम. तो एक राइट दे दिया, राइट तो दिया, बट ये राइट क्या था कि दे वर अलाउड टू ट्रेड फ्रीली एक्सेप्ट फॉर अ ईयरली पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज़. एक साल के लिए 3000 रुपये देने, हर साल 3000 रुपये देने और आप जो है फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं. इसमें जो सबसे बड़ी गलती उन्होंने क्या करी, उन्होंने अंग्रेजों को दे दिया राइट टू इशू दस्तक विच इज़ पासेस. कंपनी को जब ये राइट मिला तो कंपनी ने इस राइट को बुरी तरीके से उन्होंने इसको एक्सप्लॉइट किया और उन्होंने जो है इसका पूरा फ़ायदा उठाया, है ना. और इसी दस्तक के ऊपर बाद में अंग्रेज़ों के बीच में और बंगाल के नवाब के बीच में जो है लड़ाई होगी और जिसके बाद अंग्रेज जो है बंगाल पर कब्जा कर लेंगे. सो द कंपनी हैज़ गिवन द राइट टू इशू दस्तक पासेस फॉर द गवर्नमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स. ठीक है, तो गुड्स को मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस पासेस होते थे और ये पासेस पहले राजा किंग इशू करता था, बट अब ये राइट जो है कंपनी को दे दिया था फारुख सियार ने, और जो एक बड़ा ब्लंडर कहा जाता है कि बहुत बड़ा ब्लंडर उन्होंने कर दिया था, विच वॉज मिस यूज बाय द कंपनी ऑफिशियल्स फॉर पर्सनल गेन ऑल्सो, है ना. कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ थे, जो ऑफिशियल्स थे, वो अपने पर्सनल ट्रेड के लिए ये दस्तक इशू करते थे, जिससे बहुत बहुत करप्शन फैल गया था बंगाल में उस टाइम पे, है ना. तो इसी के साथ हमने ब्रिटिशर्स का इंट्रोडक्शन टू इंडिया भी ख़त्म कर दिया है. अब रह गया डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. उनको हम आगे आने वाली वीडियोस में ख़त्म कर देंगे. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंट्रोडक्शन इंडिया में हो चुका है. फिर हम 2 और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी देन फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. और जब हम फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे तो तब हम बहुत सारी बैटल्स, जो लड़ाइयाँ हुई हैं, मेजर वॉर्स हुई हैं बिटवीन द फ्रेंच एंड इंग्लिश, तो वो भी पढ़ेंगे वहाँ पर, जो कि इंपॉर्टेंट बैटल्स एंड फाइट्स उनके बीच में हुई हैं. देन हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि हमने सिलेबस को डिस्कस किया हुआ पहले कि हम सिलेबस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, वो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने पूरा ब्रेक किया हुआ है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सिलेबस को, और वो वीडियो देखनी मस्ट है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपको कितना पढ़ना है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग.